Good morning, students. Today, our topic is after 1 month structure of एंटीबॉडी. स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. इसके प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 को काफी कुछ स्टडीज कर चुके हैं. ठीक है. टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी. से पहले हम लोग इम्यून सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम हमने स्टडीज किया था. लिम्फोसाइट्स क्या आते हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या आते हैं. ठीक है. उसके बाद हमने सेल मीडिएटेड थ्योरी पढ़ी थी एंड देन ह्यूमोरियल थ्योरी पढ़ी थी. लिक्विड जो बेस था उसका, फ्लूइड जो बेस था उसके अंदर हमने एंटीबॉडीज को हमने स्टडीज किया था कि अपनी बॉडीज के अंदर कुछ एंटीजेंस के अगेंस्ट के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव सिस्टम डेवलप्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज. ठीक है. जो आउटर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, नेगेटिव जो पार्टिकल्स एंटर करते हैं बॉडीज के अंदर, हार्मफुल पार्टिकल्स जो बॉडी में एंटर करते हैं, उनके साथ फाइट करना और फाइट करके उनको डिस्ट्रॉय करना, ये हमारी बॉडी के एंटीबॉडी का काम होता है. हमारी बॉडी में प्रेजेंस एक इम्यून सिस्टम्स होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी. दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी. आप उसको हमारी बॉडी का एक मिनी हॉस्पिटल्स कह सकते हो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी आउटर एंटीजेंस जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है या यूजफुल होता है, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है. दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी. ठीक है. एंटीबॉडी का जो सेकेंड नेम है वो है इम्यूनोग्लोबिन. इम्यूनोग्लोबिन. इम्यूनो का मीन तो इम्यून हो गया. ठीक है. व्हाट इज द मीन ऑफ यूमिन, यू नो. ठीक है. प्लस ग्लोब्यूलिन, ये एक प्रोटीन है. ये क्या है? एक प्रोटीन है जो अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है. दैट इज प्रोटीन. इट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी. ठीक है. तो इम्यूनोग्लोबिन का जो फॉर्म है वो है इम्यून प्लस ग्लोब्यूलिन. इम्यून प्लस ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है. वी हैव डन इन द लास्ट टॉपिक कि जो ह्यूमोरियल जो प्रोटीन डेवलप होता है वो ग्लोब्यूलिन होता था. कौन सा था? ग्लोबिन. फॉरफोरिन और ग्लोब्यूलिन, दो प्रोटीन मैंने आपको बताए थे. ठीक है. तो ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है, एक एंटीबॉडीज है. एक क्या है? एंटीबॉडीज है जो आउटर एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको क्या कर देता है? खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा उस चीज को. ठीक है. तो द सेकंड फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन. एंटीबॉडी का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है? इम्यूनोग्लोबिन होता है. इम्यूनोग्लोबिन का मीन है इम्यून प्लस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन. ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होता है. ठीक है. ये 5 टाइप्स के हम लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं. IgA, IG इम्यूनोग्लोबिन, IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन A, IgD, IgE, IgG एंड IgM. ठीक है. 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी से रिकॉग्नाइज की गई है. IgA इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन D, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M. सब अलग अलग फॉर्मेट में वर्क करती है. सबके जो वर्क होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट वर्क एक ही है. वर्क एक ही है अगेंस्ट ऑफ द एंटीजेंस, अगेंस्ट ऑफ द आउटर और हार्मफुल एंटीजेंस. हार्मफुल एंटीजेंस के क्या होती है? अगेंस्ट होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनको फिनिश कर देती है, उनको किल कर देती है. किलिंग का काम करना उनका फंक्शंस होता है. तो द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी. ठीक है. तो एंटीबॉडी का मीन है यहां पर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स. एंटीबॉडी कौन है यहां पर? एक प्रोटीन है. एंटीबॉडी कौन है यहां पर? प्रोटीन है जिसका नेम है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन. ठीक है. यह ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है. बॉडी में इम्यून सिस्टम्स को डेवलप्ड करता है. दैट इज डेवलप्ड ऑफ द इम्यून सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स. ठीक है. दैट इज ऑक्योर इन द फॉर्म ऑफ लिम्फोसाइट. जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके फॉर्म में प्रेजेंस होती है. ठीक है. तो एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यून्स, ग्लोब्यूल एंड देन देयर इज अ टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन. टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन. ठीक है. 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जो हैं हम हमारी बॉडीज के अंदर रिकॉग्नाइज कर चुके हैं A, D, E, G और M फॉर्म में. और सबके फंक्शंस तो एक ही हैं, बट फॉर्मेट सबका क्या होता है? अलग अलग टाइप से होता है. ठीक है. नाउ अब स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी. तो हमें ये तो आइडिया हो गया कि एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन है. ठीक है. अब प्रोटीन है दैट इज मेड बाय पॉलीपेप्टाइड्स.
किससे बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड्स। क्यों? प्रोटीन्स भी क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? पॉलीमर है, पॉलीमर्स ऑफ द एमिनो एसिड्स, ठीक है। और एमिनो एसिड्स क्या बनाते हैं? एक लॉन्गर चेन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड चेन, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड क्यों है? क्योंकि एमिनो एसिड्स के बिटवीन में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। प्रोटीन तो क्या होता है? 20 मॉलिक्यूल्स का एक फॉर्म है, 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमिनो एसिड्स, इट्स कॉल्ड प्रोटीन। 1 मोल ऑफ प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड्स के 20 मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। बट उसके आफ्टर भी अगर वो चेन लॉन्गर चल रही है तो दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड चेन, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड चेन, ठीक है। तो एक पॉलीपेप्टाइड्स होता है, क्या होता है? एक टाइप से पॉलीपेप्टाइड्स होता है, ठीक है, यानी कि एमिनो एसिड्स का एक पॉलीमर है, एंड द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। एंड दैट इज स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप में होता है। कौन से शेप में होता है? वाई शेप स्ट्रक्चर्स होता है इसका, वाई शेप स्ट्रक्चर, वाई शेप स्ट्रक्चर्स होता है। पॉलीपेप्टाइड्स की 4 चेन्स होती हैं, 4 चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स की कितनी चेन्स होती है? 4 चेन होती हैं, जिसमें जो 2 चेन है वो तो है हेवी, एंड रिमेनिंग जो 2 चेन है, हम डायग्राम बनाएंगे अभी, दैट इज कॉल्ड लाइट। लाइट का मतलब हो गया द वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द चेन्स, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड करता है द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स के ऊपर, द नंबर्स ऑफ एमिनो एसिड्स के ऊपर। भाई 2 चेन जो हैं वो तो है हेवी हैं, और 2 चेन जो है वो क्या है? लाइट है। लाइट मतलब हल्की है, ठीक है। इसका वेट कम है, इसका वेट ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। और वेट किस पे डिपेंड करेगा? कि उस चेन के अंदर द नंबर्स ऑफ एमिनो एसिड्स कितने हैं। तो क्लियरली है कि अगर हेवी है तो द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स हायर है देन ऑफ द लाइट चेन्स ऑफ द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स। लाइट का मीन क्या हो गया? एमिनो एसिड्स यहां पर कम मिलेंगे, यहां पर एमिनो एसिड्स ज्यादा मिलेंगे। तो जो हेवी चेन्स है उसमें 440 एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और लाइट में जस्ट हाफ 220 एमिनो एसिड्स होते हैं, यानी कि जो लाइट चेन है उसमें टोटल 220 एमिनो एसिड्स होते हैं, और जो हेवी चेन है उसमें 440 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो पता लग गया कि व्हाई दैट इज हेवी एंड दैट इज लाइट, कि ये जो है वो हेवी क्यों है और ये लाइट क्यों है। हेवी का रीजन क्या है? द नंबर्स ऑफ एमिनो एसिड्स जो है वो मोर हैं देन ऑफ द लाइट चेन्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो हेवी चेन्स के अंदर नंबर्स ऑफ एमिनो एसिड्स 440 होते हैं, और लाइट चेन्स के अंदर जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो 220 एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। इस चैप्टर को हम लोग 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। एक वीडियो तो हम लोग आज बना देते हैं और कुछ बचा हुआ होगा हम लोग सेकेंड वीडियो में डाल देंगे। ये है वाई शेप स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। ये तो है, ये इसका 50% पोर्शन, ये इसका, ठीक है, ये इसका अपर पोर्शन, ये इसका डाउन पोर्शन, ठीक है। दिस इज द टेल पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी, दिस इज द टेल पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। ये तो है हैवी चेन दोनों, ये जो 2 आपको दिख रही है दैट इज द हैवी चेन्स। कौन सी चेन है ये? हैवी चेन 1 and 2, जिसके 2 फॉर्म से टेल पोर्शन और हेड पोर्शन, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन, ठीक है। तो जो लोअर पोर्शन है, और ये कौन सा हो गया? अपर पोर्शन हो गया। और ये जो है ये है लाइट चेन 1 and 2, ठीक है। ये इसका अपर पोर्शन है, ये इसका लोअर पोर्शन है, ये इसका अपर पोर्शन है, ये इसका लोअर पोर्शन है। अपर पोर्शन को आप ऐसे बना सकते हो, थोड़ा सा डिजाइन करके बना सकते हो,
आइडिया लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर फॉर्म्स, ठीक है। तो ऐसे हो गया ये द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी। ये तो हो गए दोनों इसकी लाइट चेन्स और ये दोनों हो गई इसकी डार्क चेन्स, ठीक है ना। अब all the chains are connected to each other by the help of disulfide bond। डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होती है, आपस में कनेक्टेड होती है। जैसे कि यहां पर हमने बना दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, यानी कि डाई होता है 1 and 2, ठीक है ना। ये हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से टोटल जो चेन्स होती हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना। यानी कि टोटल चेंज हो गया, आपस में क्या हो गई, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। अब इसके दो फॉर्म्स होते हैं, टोटल जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके दो फॉर्म्स होते हैं। जो इसका अपर वाला फॉर्म है, जो इसका अपर वाला फॉर्म है, यानी मैं इसको अपर वाला फॉर्म मान लेता हूं, इसके ऊपर वाला फॉर्म, ये अपर जो फॉर्म है इसका वो तो होता है वेरिएबल फॉर्म्स, ठीक है। और जो लोअर फॉर्म है वो होता है कांस्टेंट, इसको रीजन बोल सकते हो आप लोग, वेरिएबल रीजन्स। और जो लोअर हैवी चेन की बात करें, नाउ वी आर डिस्कशन अबाउट ऑफ द हैवी चेन। हैवी चेन का अपर फॉर्म, हैवी चेन का लोअर फॉर्म। तो अपर जो फॉर्म है वो तो है वेरिएबल्स होता है, और लोअर फॉर्म जो होता है वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया फिक्स फॉर्म हो गया। यहां पर जो द नंबर्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये नॉट मूवेबल होता है, कुछ नहीं कर सकता ये, ठीक है ना। जो इसमें एमिनो एसिड्स बन चुके हैं वो सेम रहेंगे। लेकिन वेरिएबल का मतलब हो गया कि यहां पर एमिनो एसिड्स का जो डिजाइन है, द नंबर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स फिक्स रहेंगे, ठीक है। बट जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। ये वेरिएबल फॉर्म है, ये हर एंटीबॉडीज में क्या मिलेगा आप लोगों को, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। ऐसे इसके दो फॉर्म्स हो गया। तो जो लोअर फॉर्म है वो तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और जो अपर फॉर्म है वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, वेरिएबल फॉर्म्स हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो दो फॉर्म्स हैं, अपर फॉर्म जो होता है वो तो होता है वेरिएबल फॉर्म्स, यानी कि यहां पर जो एमिनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर्स है या जो एमिनो एसिड्स की जो डिजाइंस होती है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। बट जो नीचे वाला फॉर्म होता है वो कांस्टेंट्स होता है, इसमें किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो वेरिएबल रीजन्स एंड कांस्टेंट रीजन, ऐसे सेम कंडीशंस लाइट चेन में वेरिएबल रीजन्स एंड कांस्टेंट रीजन। तो दोनों चेन्स के दो फॉर्म्स होते हैं, वेरिएबल फॉर्म्स और कांस्टेंट फॉर्म। कांस्टेंट मतलब फिक्स फॉर्म हो गया ये, ठीक है। और वेरिएबल मतलब क्या हो गया, चेंजेस वाला फॉर्म्स हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दो चेन्स हो गई, दोनों चेन्स में नंबर्स ऑफ एमिनो एसिड मैंने बता दिया, इसके अंदर 440 होते हैं और लाइट चेन के अंदर जो होते हैं वो 220 होते हैं। All the chains are connected to each other by the help of the bond. It's called disulfide bond. Bond कौन सा हो गया, disulfide bond के थ्रू they are connected to each other, ठीक है। Now अब आप इसमें हैवी चेन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो हैवी चेन का जो अपर फॉर्म आपको दिख रहा है, एक डिजाइन में दिख रहा है, ठीक है भाई। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। ये क्या है, एंटीबॉडी होती है, ठीक है। ये एंटीबॉडीज में क्या होता है कि एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि जो एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है उस एंटीजन के साथ बॉन्डिंग करती है। उस एंटीजन के साथ क्या करती है, अपने उस एंटीजन को अपने साथ क्या कर लेगी, कनेक्टेड कर लेंगी। क्या कर लेंगी, ये कनेक्टेड कर लेती हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड करने के लिए उसके पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है दैट इज द बॉन्डिंग फॉर एंटीजन, दैट इज द बॉन्डिंग फॉर एंटीजन। इस स्पेस को हम कहते हैं पैराटॉप। क्या कहते हैं, पैराटॉप, पैराटॉप, एंड दैट इज ऑल्सो पैराटॉप, ठीक है। ऐसा ही एक स्पेस जो होता है, ऐसा ही एक स्पेस जो होता है वो आउटर एंटीजेंस किस में मिलेगा, एंटीजन पे मिलेगा, उसको हम कहेंगे एपिटॉप, एपिटॉप। और इन दोनों के अंदर एक इंटरेक्शन होता है, इन दोनों में क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है, जस्ट लाइक ए लॉक एंड की, जस्ट लाइक ए लॉक एंड की। जैसे एक लॉक की के साथ फिक्स होती है नहीं होती है, ऐसे ही एंटीजन का जो एपिटॉप होता है वो एंटीबॉडीज के पैराटॉप के साथ, पैराटॉप के भीतर क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है, इंटरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इंटरेक्ट हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक तरह से
एडेसिव हो जाएंगे, चिपक जाते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पैराटोप। और एंटीजन के पास जो स्पेस होता है, पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एपिटोप। इसको हम कहते हैं द इंटरेक्शंस बिटवीन ऑफ द पैराटोप एंड एपिटोप, या पैराटोप एपिटोप इंटरेक्शंस, या कह सकते हो आप लोग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। एंटीजन एंटीबॉडी में इंटरेक्शन होगा ही नहीं, दोनों एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे, तो फिर एंटीबॉडीज उस एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, आइडेंटिफाई कैसे करेगा, पहचानेगा कैसे उस चीज को, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका रिएक्शंस होता है बॉडीज के अंदर, वो है द इंटरेक्शंस बिटवीन ऑफ द एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीजन का जो पॉइंट एंटीबॉडी के पॉइंट के साथ इंटरेक्ट करता है वो है एपिटोप। एंटीजन के पास जो पॉइंट है वो है एपिटोप, और एंटीबॉडी का जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, पैराटोप। तो द इंटरेक्शन एपिटोप पैराटोप इंटरेक्शंस बोल सकते हो आप लोग, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस बोल सकते हो आप लोग। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होता है बिटवीन ऑफ द एपिटोप एंड पैराटोप के साथ होता है, ठीक है ना। जब दोनों इंटरेक्ट हो जाएंगे तो फिर पैराटोप क्या करता है, एंटीजन इनएक्टिवेशंस के लिए, फॉर द इनएक्टिविटी ऑफ एंटीजन्स कुछ रिएक्शंस डेवलप करता है बॉडीज के अंदर, जिसके थ्रू वो एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर सके, एंटीजन्स को डेथ कर सके, उसको किल कर सके, ठीक है। तो वो बात की कहानी है, पहले इंटरेक्शन जरूरी है, पहले पास में आना जरूरी है। जब दोनों एक दूसरे के साथ एग्लूटेड हो जाएंगे, समूह बना लेंगे, क्लंप बनाएंगे, या उसके चारों कोट बना लेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ये, ठीक है। तो उन सब रिएक्शंस के लिए, फर्दर रिएक्शंस के लिए फर्स्ट रिएक्शन इज कंपल्सरी। एंड व्हाट इज फर्स्ट रिएक्शंस, द इंटरेक्शंस ऑफ एपिटोप एंड पैराटोप, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव पॉइंट्स है। और इंटरेक्शन कैसे होता है, जस्ट लाइक ए लॉक एंड की, जस्ट लाइक ए लॉक एंड की। जैसे लॉक में की होती है नहीं होती, एक लॉक पर ऊपर एक की से ओपन होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर, वही कंडीशन यहां पर है, वही सेम कंडीशन यहां पर है। जैसे एक लॉक एक की के थ्रू ओपन होगा, वैसे ही एंटीजेंस का जो पैराटोप है वैसा ही एपिटोप होगा। ऐसा नहीं है जैसा इसका स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर्स के अंदर बाइंड होने के लिए उसको ऐसा ही होना पड़ेगा, उसके जैसा ही होना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर्स को। अब वो ये तो ऐसा है, ये तो बना हुआ ऐसे, ये तो पैराटोप है, ये तो क्या है, पैराटोप है, और ये एपिटोप है। अब मुझे बताओ क्या ये इसके साथ इंटरेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसके साथ इंटरेक्ट कौन हो सकता है, जिसके अंदर एम्बेड दस सके, वो कौन होगा, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर ही होगा। वो क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ये पॉइंट इसमें चला जाएगा, ये पॉइंट इसमें चला जाएगा, ये पॉइंट इसमें चला जाएगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरेक्ट हो जाएंगे। तो जस्ट लाइक ए लॉक एंड की, जैसा लॉक है वैसा की होना चाहिए। तो जैसा स्ट्रक्चर पैराटोप का है या जैसा स्ट्रक्चर एपिटोप का है, वैसा स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, पैराटोप का होना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको क्या कहा है, वेरिएबल फॉर्म का है। क्या कहा है मैंने इसको, वेरिएबल फॉर्म का है, कि अगर स्ट्रक्चर्स में चेंजेस है, स्ट्रक्चर्स में क्या है, चेंजेस है, तो ये अपने स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, चेंज। भाई एंटीजन का स्ट्रक्चर चेंज होगा नहीं, वो तो दुश्मन है, वो थोड़ी अपने आप को चेंज करेगा, ठीक है। तो चेंज कौन करता है, पैराटोप चेंज करता है। कौन चेंज करेगा, पैराटोप अपने सेल्फ के स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करता है रिगार्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ एपिटोप, कि एपिटोप का स्ट्रक्चर्स कैसा है, उसके बिहोव पे पैराटोप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अपर फॉर्म जो होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल फॉर्म ऑफ द एंटीबॉडी। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल फॉर्म ऑफ द एंटीबॉडी। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी। पॉलीपेप्टाइड चेन से फॉर्म होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स 4 हैं, 2 and 2, 2 हैवी हैं और 2 लाइट है, ठीक है। हैवी चेन्स जो होते हैं दैट्स मेड बाय 440 अमीनो एसिड्स, एंड लाइट चेन दैट इज 220 एमिनो एसिड्स होते हैं। अपर फॉर्म इसका वेरिएबल होता है, लोअर फॉर्म कांस्टेंट होता है। ऑल द चेन्स आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, एंड दैट इज द स्पेस, दैट इज द पॉइंट ऑफ क्या ये एंटीबॉडी, दैट इज कनेक्टेड विद द पॉइंट ऑफ एंटीजन, इट्स कॉल्ड पैराटोप, ठीक है। एंटीबॉडी का वो पॉइंट जो एंटीजन के साथ कनेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड पैराटोप, और ऐसे एंटीजन का वो पॉइंट जो पैराटोप के साथ कनेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एपिटोप। तो दोनों के पास ये, आप इसको अगर लॉक कहते हो तो ये की हो जाएगा, अगर ये की है तो दैट इज लॉक हो जाएगा, ठीक है। बट दोनों का डिजाइन सेम होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो सके, इंटरेक्ट हो सके, एक दूसरे के साथ चिपक सके, एडेसिव हो सके, ठीक है। दिस इज द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कहेंगे हम लोग इस चीज को, ओके। तो ये हो गया द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। नाउ
ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स मैं आपको डिस्कस बता चुका हूं कि 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। अब उसके आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी ऑफ एंटीजन बाय एंटीबॉडी। ठीक है भाई, इंट्रैक्शन तो हो गया ना, ये कब होगा? आफ्टर द इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, आफ्टर द इंट्रैक्शंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, या आप कह सकते हो इसको एपिटॉप एंड पैराटॉप, एपिटॉप एंड पैराटॉप। ठीक है, एपिटॉप और पैराटॉप के बीच में इंट्रैक्शंस हो गया। इंट्रैक्शन होने के आफ्टर फिर एंटीबॉडी कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसके थ्रू वो एंटीजेंस को क्या कर सके? इनएक्टिवेट कर सके, क्या कर सके? उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो कुछ फॉर्मेट है उसके लिए। पहला फॉर्मेट क्या है? एग्लूसिनेशंस, एग्लूटिनेशंस होता है। इसमें क्या करता है? एंटीबॉडी जो है वो क्लम्प बनाता है। क्लम्प का मतलब होता है बंच, बंच का मतलब होता है एक गुच्छा बना लेता है। यानी कि एंटीबॉडी डिवाइड होता है। एंटीबॉडीज क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को बनाता है। प्रोटीन क्या करता है? उस प्रोटीन क्या करता है? उस एंटीजन को अपने अंडर ले लेता है, उसके चारों तरफ एक क्लम्प बना लेता है, एक गुच्छा बना लेता है। क्या बना लेता है? एक गुच्छा, मतलब उसको कवर्ड कर लेगा, उसको चारों तरफ क्या कर लेगा? उसको कवर्ड कर लेगा, और कवर्ड करके उसको फेगोसाइटोसिस से, फेगोसाइटोसिस यानी कि उसको डाइजेस्ट कर जाता है। उसको क्या कर जाएगा? उसको डाइजेस्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे करता है, ठीक है ना। दूसरा जो फॉर्म है वो है ऑक्सीनेशन। वो कौन सा फॉर्म है? ऑक्सीनेशन। ठीक है, सिंपल फॉर्म्स है, ज्यादा हैवी नहीं। आई थिंक एनसीईआरटी में है या नहीं, आई डोंट नो, मेरे पास बुक्स नहीं होती हमेशा। ठीक है, तो इनएक्टिविटी ऑफ एंटीजन बाय एंटीबॉडी आफ्टर द इंट्रैक्शंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, कि जब एंटीजन जो आउटर एंटीजन जो है वो हमारी आवर बॉडीज के एंटीबॉडीज के साथ इंटरेक्ट हो जाता है, जस्ट लाइक ए लॉक एंड की, आपस में एग्लूटेट हो जाएंगे, गुच्छा बना लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे? जब चिपक जाते हैं, एडेसिव्स हो जाते हैं, तो उसके आफ्टर एंटीबॉडीज कुछ चेंजेस करता है अपने अंदर। या तो वो क्लम्प बनाएगा, या तो क्या बनाएगा? क्लम्प। क्लम्प का मतलब हो गया एंटीजेंस के अराउंड्स के अंदर। एंटीजेंस के अराउंड्स के अंदर क्या पड़ता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन्स का एक गुच्छा बना देता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन से क्या बनाता है? एक गुच्छा बना देगा। वो गुच्छा क्या कर देगा? उसको अंदर के अंदर ही डाइजेस्ट कर देगा, जस्ट लाइक ए फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ऑक्सीनेशंस में क्या होता है? वो ये क्लम्प ही हो गया टाइप से, लेकिन यहां पर कोट बनाएगा, ये उसके चारों तरफ एक कोट, एक एनवलप बना लेगा। उसके चारों तरफ क्या बना लेगा? एक एनवलप बना लेगा। वो एनवलप वही सेम कंडीशन, जैसे उसका एनवलप बन जाएगा तो एनवलप में जितनी भी ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं उसको क्या कर देंगी? फेगोसाइट्स कर देंगे, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। वो कंडीशन, वो कोट जो होगा अंदर के अंदर उस एंटीजन को क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करके उसको फेगोसाइटोसिस यानी कि उसको बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा सेल से। तो या तो क्लम्प बनता है, क्लम्प बनता है तो इट्स कॉल्ड एग्लूटिनेशंस। एग्लूटिनेशंस या एग्लूसिनेशंस बोल सकते हो उसको आप लोग, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म है ऑक्सीनेशंस। ऑक्सीनेशंस में क्या करता है? ये एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीजेंस के अराउंड्स के अंदर, एंटीजेंस के अराउंड्स के अंदर क्या बनाएगा? एक कोट बना लेगा, एक एनवलप बना लेगा, और एनवलप बना के उसको फेगोसाइटोसिस कर देता है। मतलब उसको डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करके उसको शरीर से बॉडीज क्या कर देगा? उसको आउट कर दिया जाएगा। थर्ड है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीजेंस के टॉक्सिक कंटेंट्स को, टॉक्सिक कंटेंट जो एंटीबॉडी, एंटीजन का मैन, पूरा एंटीजन नहीं है, एंटीजन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस एंटीजन में ऐसा क्या कंटेंट है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उस एंटीजेंस के पर्टिकुलर टॉक्सिक कंटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज मतलब उसको इनएक्टिवेट कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा। जब टॉक्सिक कंटेंट इनएक्टिवेट हो गया, भाई सिंपल सा बात है, अगर स्नेक शार्क के
टॉक्सिक कंटेंट्स को हटा दिया जाए तो क्या आप उससे फियर होगा, स्केयर्ड होंगे आप उस चीज से? नहीं होंगे, क्योंकि उसका मेन पार्ट, हम उससे सर्फ से नहीं डरते हैं जो कितना लंबा है, नो, हम डरते हैं उसके टॉक्सिक कंटेंट से। ठीक है, अगर उस टॉक्सिक कंटेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है, आप देखते हो जो सर्फ वाले होते हैं जो लेके बैठे रहते हैं, तो क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि उनको पता है वो खाएगा नहीं, और खाएगा भी तो उसके अंदर टॉक्सिक कंटेंट ही नहीं है। जब टॉक्सिक कंटेंट ही नहीं तो मेरी बॉडी की उसके ऊपर, मेरी बॉडी पे उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा। तो वही कंडीशन है कि अगर एंटीजेंस के टॉक्सिक कंटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, इनएक्टिवेट कर दिया जाए, तो फिर वो एंटीजन एक टाइप से हमारी बॉडीज के लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मेट्स मैंने आपको बताया, एग्लूटिनेशंस, ऑक्सीनेशंस और न्यूट्रलाइजेशंस। ठीक है, ये फॉर द इनएक्टिविटी ऑफ द एंटीजेंस बाय एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडीज के द्वारा एंटीजेंस को इनएक्टिवेट करना, उसको न्यूट्रलाइज करना आफ्टर द इंटरेक्शंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, जब एंटीजन एंटीबॉडीज का इंटरेक्शंस हो जाता है, उसके आफ्टर एंटीबॉडीज अपने स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करता है, अपने स्ट्रक्चर्स को चेंजेस करता है, जिससे वह उस एंटीजेंस को, उस हार्मफुल एंटीजेंस को क्या कर सके, किल कर सके, उसको इनएक्टिवेट कर सके, उसको न्यूट्रलाइज कर सके, जो भी कर सकता है, बट उसकी हमारी बॉडी को क्या कर सके, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो मैंने 3 फॉर्मेट्स आपको डिस्कस करवाए हैं, एग्लूटिनेशंस, ऑक्सीनेशंस और न्यूट्रलाइजेशन। एक में क्लंप बन जाएगा, ठीक है, एक में कॉट बनेगा और एक में टॉक्सिक कंटेंट्स को इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके आफ्टर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बॉडीज के अंदर कुछ रेस्पॉन्सेज आते हैं। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, प्राइमरी कौन होता है? फर्स्ट अटैक, फर्स्ट अटैक ऑफ एंटीजन, समझना आप इसको, इट्स वेरी सिंपल, पता है मैंने आप लोग को। और सेकेंडरी कौन है? सेकेंड अटैक ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस शुड बी सेम, एंटीजन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिफरेंट है तो डिफरेंट के तो फर्स्ट ही होगा, अगर डिफरेंट एंटीजेंस है तो दैट इज फर्स्ट, तो वो तो क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। लेकिन एक ही एंटीजेंस के द्वारा, एक ही एंटीजन सेम है, एंटीजन सेम है, ठीक है। जैसे मैं कोई भी डिजीज की बात कर सकता हूं, किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज की मैं बात कर सकता हूं, डिजीज कोई सा भी ले लीजिए आप, न्यूमोनिया ले लीजिए, रेबीज ले लीजिए, पोलियो ले लीजिए, या फिर कोविड ले लीजिए आप लोग। कोविड का वैक्सीन में मे बी 10 to 15 डेज के अंदर वैक्सीनेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द गुड न्यूज फॉर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट अटैक ऑफ एंटीजेंस एंड सेकेंड अटैक ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या है यहाँ पर? सेम है, ठीक है। होता क्या है, जैसे मैं बात करूं, रेबीज की बात करता हूं, पोलियो की बात करता हूं, किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज की बात करता हूं, ठीक है। तो डिजीज में होता क्या है कि जब कोई भी एक एंटीजन, कोई भी एक हार्मफुल जो पैथोजेंस होता है बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है, और फर्स्ट टाइम एंटर करने के आफ्टर बॉडी के थ्रू जो रेस्पॉन्सेज डेवलप्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेज। वो कौन से रेस्पॉन्स होंगे? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेज। व्हाई? बिकॉज दैट इज द एंट्रेंस ऑफ फर्स्ट टाइम, जो कि इसका किसका एंट्रेंस है? फर्स्ट टाइम एंट्रेंस है, तो पहली बार बॉडी के अंदर गया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एंटर करता है कोई भी एंटीजेंस, कोई भी पैथोजेंस, एनीवन पैथोजेंस अगर बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है, और फर्स्ट टाइम एंटर करने के आफ्टर बॉडी के थ्रू जो रेस्पॉन्सेज डेवलप्ड होते हैं, बॉडी के थ्रू जो रेस्पॉन्सेज डेवलप्ड होते हैं वही फर्स्ट टाइम ही होंगे। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेज। दैट्स स्लो। वो क्या होंगे? स्लो होंगे। व्हाई? स्लो इसलिए होंगे क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। यहां पर हेल्पर सेल्स का बहुत अच्छा काम है भाई। फर्स्ट क्या करती हैं? हेल्पर सेल्स करती हैं। हेल्पर सेल्स होती है ना, हेल्पर सेल्स डेवलप द किलर सेल्स। हेल्पर सेल्स क्या करती हैं? फिर किलर सेल्स को डेवलप करती है, ठीक है। तो हेल्पर सेल्स का वर्क क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ हेल्पर सेल्स? हेल्पर सेल्स रिकॉग्नाइज द एंटीजेंस, एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज। अब रिकॉग्नाइज ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही हो जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज करना मतलब उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को स्टडीज करना, एंड देन आफ्टर डेवलप्ड, आफ्टर
एक्टिवेट द किलर सेल, किलर सेल्स को एक्टिवेट करना है, प्रोड्यूस द किलर सेल, किलर सेल्स को प्रोड्यूस करना कि हाँ इसका ये स्ट्रक्चर है, इसको आप इस टाइप से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहला प्रोसेस जो है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, कोई भी एंटीजन जब बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है और उसके अगेंस्ट के अंदर, उसके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी रेस्पॉन्सेज डेवलप करती है, दैट इज आवर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेज, ठीक है। बट आपको मैंने बताया था कि हेल्पर और किलर सेल्स के साथ एक सेल्स और होती है, मेमोरी सेल्स होती है, ठीक है। मेमोरी सेल्स किसी एंटीजेंस को आइडेंटिफाई नहीं करता, किसी एंटीजेंस को किल नहीं करता, वो क्या करता है, उस एंटीबॉडी जो रिएक्शंस हुई थी, इंटरेक्शंस हुआ था एंटीजन एंटीबॉडीज के अंदर, उस रिएक्शंस को मेमोराइज कर लेता है अपने पास में कि इन केस सेकंड रिपीटेशंस ऑफ सेम एंटीजन, अगर सेम एंटीजन सेकंड रिपीट करता है तो मुझे हेल्पर सेल्स की नीड नहीं होगी, इमीडिएट रिकॉग्नाइज द एंटीजन्स, उस एंटीजन्स को इमीडिएटली क्या कर लिया जाएगा, रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा और रिकॉग्नाइज करने के आफ्टर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो अगर वही एंटीजन सेकंड टाइम अटैक करता है, सेकेंड टाइम क्या करेगा, सेम एंटीजन सेकेंड टाइम अटैक करता है, तो मेरी बॉडी में मेमोरी सेल्स है, और मेमोरी सेल डेवलप कब हुई थी, ड्यूरिंग ऑफ द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेज, ड्यूरिंग ऑफ द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेज, यस और नो भाई। प्राइमरी इम्यून सेल्स में हेल्पर सेल्स बनेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, किलर सेल्स बनेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और मेमोरी सेल्स करेगा, उस कंप्लीट स्टोरी को मेमोराइज कर लेता है कि ये एंटीजन इस टाइप से आया था, इस टाइप से हमने इसको डिस्ट्रॉय कर लिया, वो पूरी स्टोरी को एक स्टोरी के रूप में मेमोराइज कर लेता है। इफ द केस, यदि इन द केस ऑफ सेकंड अटैक ऑफ सेम एंटीजन, अगर वही एंटीजन सेकंड टाइम अटैक करता है उस बॉडी के अंदर, तो उसका मेमोराइजेशन बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फास्ट फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, फास्ट फॉर्म में उस एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड आवर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, दोनों रेस्पॉन्सेज सेम एंटीजन्स में आएगा, डिफरेंट के लिए तो अलग अलग हो गया, डिफरेंट के लिए तो फर्स्ट टाइम ही हो गया, ठीक है ना। तो अगर सेम एंटीजेंस एंटर करता है बॉडीज के अंदर, तो वो होगा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज, जो क्या होगा, फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा, क्योंकि उसकी तो पूरी स्टोरी ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है बॉडीज के अंदर, इमीडिएटली उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेज फर्स्ट टाइम ऑफ अटैक, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज सेकेंड टाइम ऑफ सेम एंटीजेंस, सेकेंड अटैक ऑफ द सेम एंटीजेंस, जो क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ठीक है। बट फर्स्ट क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि पहली बार आया है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बॉडी को क्या लगता है, टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है। तो दो टाइप्स की इम्यून रेस्पॉन्सेज हमारी बॉडीज के अंदर है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेज और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज, ठीक है। इन्हीं के बिहो पे बना है वैक्सीनेशन, क्या बना है, वैक्सीनेशन। एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का यूज किया था, और काउ फॉक्स एंड स्मॉल फॉक्स का वैक्सीनेशन बनाया था इसने, ठीक है। उसके आफ्टर जेम्स फिफ्थ, ये ध्यान रखना आप लोग, जेम फिफ्थ, दैट इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। इसने चेचक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, इंग्लिश में चेचक का जो वैक्सीन था वो जेम्स फिफ्थ ने सबसे पहले लगाया था, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड फादर ऑफ वैक्सीनेशन। एंड आप जानते हो कि वैक्सीनेशन का सबसे पहले यूज, जो वैक्सीनेशन वर्ड जो यूज हुआ था, वो क्या था, लुइस फॉस्टर ने। किसने किया था, लुइस। ये रेबीज है, एंथ्रेक्स है, ये वैक्सीनेशन जो है ये किसने बनाए थे, ये बनाए थे उन्होंने, लुइस फॉस्टर के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो लुइस फॉस्टर को ज्यादा जानते हैं हम लोग कि वैक्सीनेशन वर्ड जो है, वैक्सीनेशन वर्ड जो है भाई, वैक्सीनेशन जो वर्ड है, ये वर्ड जो है ना, ये लुइस फॉस्टर ने यूज किया सबसे पहले। किसने यूज किया था, लुइस फॉस्टर ने, टीके तो बना लिए थे, वैक्सीन तो बन गई थी, काउ फॉक्स की वैक्सीन बन गई थी, स्मॉल फॉक्स की वैक्सीन बन गई थी, चेचक की वैक्सीन बन गई थी, ये दोनों एडवर्ड जेनर ने बनाए थे, ठीक है ना। चेचक का जो टीका सबसे पहले लगाया था वो किसने लगाया था, जेम्स फिफ्थ ने लगाया था, इसलिए इसको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। बट ये वर्ड जो है, ये वर्ड जो यूज हुआ था वो लुइस फॉस्टर ने किया था। किसने किया था, लुइस फॉस्टर ने किया था। और वैक्सीनेशन इसी फॉर्म पे बना हुआ है, वैक्सीनेशन किस फॉर्म में बना हुआ है, इसी फॉर्म पे बना हुआ है। वैक्सीनेशन का मतलब हो गया द डेवलपमेंट्स ऑफ वैक्सीन। अभी कोविड की वैक्सीन बन रही नहीं बन रही है, क्यों अलग बन रही है, कि अगर वैक्सीन मेरी बॉडी में लगा दी जाएगी, तो अगर
कोविड बॉडी में एंटर भी करता है तो उसकी ऑलरेडी मेरी बॉडीज में एंटीबॉडीज है, उसको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और वैक्सीनेशन में क्या करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर एंटीजेंस के डेड फॉर्म्स को या उसके इनएक्टिवेट फॉर्म्स को या फिर उसके जेनेटिक मटेरियल को बॉडी में एंटर करवाते हैं। बॉडी में क्या करवाते हैं, एंटर करवाते हैं। भाई हमारा बॉडी ये थोड़ी जानता है कि मेरी बॉडी में कोई भी एंटीजन जो एंटर कर रहा है वो डेथ है या लिव है, उसके लिए तो वो एंटीजन है, उसके लिए तो क्या करता है, वो एंटीजन करता है। तो जैसे ही आप कोविड की वैक्सीन बन रही नहीं बन रही है, अप्रोक्स बन चुकी है, ठीक है, किसी ने उसके डेड फॉर्म को यूज किया है, किसी ने उसके जेनेटिक मटेरियल को यूज किया है, तो किसी ने उसके इनएक्टिवेट फॉर्म को यूज किया है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम जो वैक्सीन, जो अच्छी वैक्सीन बनती है वो उसके पॉलीपेप्टाइड फॉर्म से बनती है, जेनेटिक फॉर्म से बनती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं उसको आपकी बॉडी में एंटर, वैक्सीन का मतलब होता है किसी एंटीजेंस, हार्मफुल फॉर्म्स के, आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, हार्मफुल एंटीजेंस के डेड फॉर्म, इनएक्टिवेट फॉर्म या पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्स को बॉडी में एंटर करवाना। जैसे वो एंटर करेगा बॉडी में प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेज डेवलप होंगे। मतलब उस डेड फॉर्म के लिए या इनएक्टिवेट फॉर्म के लिए या पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्स के लिए मेरे बॉडीज में मेमोराइजेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेमोराइजेशन बन जाएगा। इन केस अगर वो लिविंग फॉर्म में बॉडी में एंटर करता है तो दैट इज आवर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज। फिर वो बॉडी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इम्यून। एक बार तो आपने वैक्सीन के फॉर्म में ले लिया उस चीज को, वो डेड फॉर्म था तो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं था, वो डेड फॉर्म था इसलिए बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं था। बट उस डेड फॉर्म को ऑब्जर्व करते हुए प्राइमरी बॉडी ने क्या कर लिया, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप कर दिए। अब वो अगर एंटर करता है लिविंग फॉर्म में भी तो दैट इज आवर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज, दैट इज आवर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज। तो वो क्या होता है, वो फास्ट होगा, वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो कोविड को इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर वो आपकी बॉडी में एंटर करता भी है तो आपकी बॉडी 90% सेफ है। आपकी बॉडी क्या है, 90% कंडीशंस में क्या है, सेफ है। आपकी बॉडी के अंदर प्राइमरी रेस्पॉन्सेज बन चुके हैं। प्राइमरी रेस्पॉन्सेज मतलब क्या, आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स डेवलप हो चुकी हैं। इन केस अगर वो सेम एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो उस एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये जो जितनी वैक्सीनेशंस हो रही हैं, अभी भी हो रही है, इससे पहले जो वैक्सीनेशन होती है चाइल्डहुड फॉर्म में बच्चे को वैक्सीन दी जाती है, वो तो वैक्सीन में देते क्या है, उस बच्चे के अंदर वो डिजीज थोड़ी है, बस उस बच्चे की बॉडी को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए अगेंस्ट ऑफ द एंटीजेंस हम क्या करते हैं, जितने भी हार्मफुल डिजीज होते हैं या डेंजरस डिजीज होते हैं उनकी वैक्सीन हमने बना रखी है। उस वैक्सीन को बच्चे को हम लोग डेवलप करा देते हैं। उस वैक्सीन से क्या हो जाएगा, बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। जैसे उस बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होगी तो अगर इन केस वो लिविंग फॉर्म में बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी जो है वो सेफ होगी। वो क्या होगी, सेफ होगी। जैसे कोविड की वैक्सीन का हम यूज कर रहे हैं कि अगर सबको वैक्सीन लग जाती है तो उसका जो ये इन्फेक्शंस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो फिर फैलना बंद हो जाएगा। तो वो है प्राइमरी, वो क्या है, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इसी फॉर्म पे वर्क करता है, वैक्सीनेशन इसी फॉर्म पे वर्क करता है। वैक्सीनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फिर अगेन रिवाइज करता हूं कि किसी भी एंटीजेंस के डेड फॉर्म को, उसके इनएक्टिवेट फॉर्म को, उसके पॉलीपेप्टाइड फॉर्म के, उसके जेनेटिक मटेरियल्स को बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेज डेवलप होंगे, बॉडी में मेमोरी सेल डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, वो मेमोरी सेल्स कब काम आएगी कि अगर वो फॉर्म लिविंग फॉर्म में बॉडी में एंटर करता है तो लिविंग फॉर्म सेकेंडरी हो गया उसके लिए। और सेकेंडरी तो क्या करता है, बहुत फास्ट काम करता है। भाई अभी तो प्राइमरी तो क्या करेगा, स्लो करेगा। प्राइमरी तो बॉडीज को पहचानेगा, आइडिया लगाएगा, तब तक वो कोविड क्या करता है, डिविजनल हो जाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपनी नंबर ऑफ जो वायरसेस है उसको इंक्रीज करेगा, जिससे कि बॉडी धीरे धीरे उसके कवर में आ जाएगी। मेरा लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग उसको वैक्सीन लगा के उसकी बॉडी को फास्ट फॉर्म में लेके आते हैं। उसकी बॉडी को कौन सी फॉर्म में लेके आते हैं, फास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का वैक्सीनेशन। ये जरूर पढ़ लेना आप चीज। एडवर्ड जेनर, जेम्स फिप्स और लुइस पास्चर। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्सेस क्या है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेस क्या होता है, उसके अलावा द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी मैंने आपको बता दिया है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर मेरे भी पे कंप्लीट हो चुका है। एक क्लास और लेंगे, ठीक है, किस चैप्टर्स में क्या क्या लेफ्ट है। ठीक है, उसके आफ्टर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।